दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में प्रादेशिक विकास के स्वरूप एवं प्रादेशिक असंतुलनों के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं। इससे पहले क्या है तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पूछा यह जा रहा है कि भारत में जो प्रादेशिक विकास है उसके क्या स्वरूप है। स्वरूप मतलब उसका विकास किस से होता है, प्रदेशों का विकास किस स्वरूप के आधार पर किया जाता है। तो आपको पता है कि जो भारत का भूगोल है या फिर कह सकते हैं जो भारत का क्षेत्र है वो कहीं पर ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे जंगल, कहीं पे बालू, ठीक है। इस तरह से हर एक क्षेत्र अलग अलग तरीके से बंटा हुआ है। तो वहां पर जो प्रदेश का विकास करने का स्वरूप होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि अगर जंगल वाले प्लानिंग को आप डेजर्ट वाले रेतीले प्रदेश में अगर लागू करेंगे तो वो सही से काम नहीं करेगा। तो प्रदेश का विकास का जो स्वरूप है वो हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। तो ये चीज को आपको समझ में आ गया कि भारत में प्रादेशिक विकास के स्वरूप को पूछा जा रहा है। और दूसरा बात आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रादेशिक असंतुलनों के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। ये जो प्रदेश का असंतुलन है, कहीं पे ज्यादा विकास है, कहीं पे कम विकास है, ठीक है। तो ये जो असंतुलन है इसके क्या प्रमुख कारण है, इसका विश्लेषण करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर को लिख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से इसको लिखें तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और समझिए हम आपको क्या बता रहे हैं। और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु, जनसंख्या, कृषि, उद्योग तथा आधारभूत सुविधाओं में काफी भिन्नता पाई जाती है। भारत एक क्या है तो बहुत ही बड़ा देश है और विविधताओं वाला देश है। मतलब यहाँ पर कई तरह की जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, कई तरह की परंपराएं, संस्कृति वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, कई तरह की भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु, जनसंख्या, कृषि, उद्योग तथा आधारभूत सुविधाओं में काफी भिन्नताएं पाई जाती है। हर क्षेत्र में क्या है तो जनसंख्या अलग है, जलवायु अलग है, संसाधन अलग है, ये सारी चीजें अलग अलग देखने को आपको मिल जाता है। इसी कारण देश के सभी क्षेत्रों का विकास समान रूप से नहीं हो पाया। इसी कारण क्या है तो जो देश का विकास है वो सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्र आर्थिक, औद्योगिक और शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही विकसित हो गए हैं, जबकि कुछ क्षेत्र अभी भी पिछड़े हुए हैं। इस स्थिति को प्रादेशिक असंतुलन कहा जाता है। और ये जो स्थिति है, कुछ क्षेत्र ज्यादा विकसित है, कुछ क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो ये जो असंतुलन देखने को मिलता है इसी को प्रादेशिक असंतुलन कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग समझेंगे कि भारत में प्रादेशिक विकास का स्वरूप क्या है। भारत में जो प्रादेशिक विकास है उसका स्वरूप क्या है, मतलब पैटर्न क्या है, ठीक है, प्रकृति क्या है, सीधा सीधा समझिए। भारत में प्रादेशिक विकास का स्वरूप असमान एवं असंतुलित रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास की स्थिति अलग अलग दिखाई देती है और हर क्षेत्र में क्या तो जो विकास की स्थिति है वो आपको अलग अलग दिखाई देता है। समझते हैं हम लोग कि इसका स्वरूप क्या है। भारत में प्रादेशिक विकास का स्वरूप क्या है। औद्योगिक विकास में असमानता, आपको उद्योग के विकास में असमानता देखने को मिलता है। देश के कुछ क्षेत्रों में उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ है, जबकि कई क्षेत्रों में उद्योगों का विकास बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो औद्योगिक विकास में असमानता आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कृषि विकास में भिन्नता देखने को मिलेगा। तो हर क्षेत्र में क्या है, भिन्नता देखने को मिलता है। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि देश के कुछ क्षेत्रों में उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ, जबकि कई क्षेत्रों में उद्योगों का विकास बहुत ही कम हुआ है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा कर्नाटक औद्योगिक दृष्टि से विकसित है, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत कम है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो औद्योगिक विकास में असमानता देखने को मिलता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है कृषि विकास में भिन्नताएं। कृषि विकास में भिन्नताएं तो जो प्रादेशिक विकास है उसमें हम लोग स्वरूप को देख रहे हैं कि प्रदेश भारत में जो प्रादेशिक विकास है उसका क्या क्या स्वरूप है। तो कृषि विकास में भिन्नता देखने को मिलता है। कुछ राज्यों में सिंचाई, उन्नत बीज, आधुनिक तकनीकों के कारण कृषि का विकास तेजी से हुआ है, ठीक है। तो जो कृषि वाला क्षेत्र है भारत में, कुछ क्षेत्रों में कृषि का टेक्नोलॉजी के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। कुछ क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी कम है, सुविधाएं कम, इसके कारण वहाँ पर डेवलपमेंट कम हुआ है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र में आगे बढ़े, जबकि सूखा प्रभावित और सिंचाई की कमी वाले क्षेत्रों में कृषि विकास धीमा रहा, जैसे कि हमारा झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पर सूखा प्रदेश है, उबड़ खाबड़ जमीन है, सिंचाई का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण कृषि जो उद्योग है वो भी यहाँ पर कम देखने को मिलता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग स्वरूप देखेंगे वो है नगरीय एवं ग्रामीण विकास में अंतर। जो नगर और ग्रामीण विकास होता है उसमें यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है, दोनों का स्वरूप अलग है। भारत के बड़े शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन तथा रोजगार की सुविधाएं अधिक उपलब्ध हैं। जो बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, मुंबई, कर्नाटक, बेंगलोर, चेन्नई, कर्नाटक तो एक राज्य है, तो बेंगलोर हो गया, ठीक है, वो एक आईटी सेक्टर भी है। तो जो भारत के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन तथा रोजगार की सुविधाएं अधिक हैं। इसके विपरीत अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आधारभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर जो आधारभूत सुविधाएं मतलब बिजली, पानी, सड़क,
परिवहन, ये सब कुछ अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये सब भी यहाँ पर देखने को कमी मिलता है। तो इस तरह से इसका संरचना स्वरूप कह सकते हैं, फिर प्रकृति हम लोग कह सकते हैं। चौथा जो इसका स्वरूप है भारत में प्रादेशिक विकास का, वो है आधारभूत संरचना में विकास में अंतर। जो आधारभूत का संरचना है, जो आधारभूत संरचना मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका विकास में भी अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्रों में सड़क, रेल, बिजली, संचार तथा अन्य सुविधाएं अत्यधिक विकसित हैं, जबकि कई क्षेत्रों में इन सुविधाओं का अभाव है। इसका सीधा प्रभाव क्षेत्रीय विकास पर पड़ता है। तो जो आधारभूत संरचना है उसके विकास में अंतर देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सड़क, परिवहन, बिजली, संचार, जो भी अन्य सुविधाएं, डिजिटल सुविधाएं, ठीक है, हर एक प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। जबकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर इन सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है, कुछ नहीं है वहाँ पर। पांचों जो यहाँ पर हम लोग इसका स्वरूप को देखेंगे वो है मानव विकास में असमानता। मानव के विकास में भी असमानता देखने को मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर के मामले में भी विभिन्न राज्यों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं? ये सब हम लोग देख रहे हैं भारत में प्रादेशिक विकास के स्वरूप को, कि भारत में जो प्रदेश का विकास हुआ है उसका कैसा स्वरूप है, कहाँ पर किस से हुआ है, मतलब कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, और कौन से क्षेत्र में ज़्यादा है, कौन से क्षेत्र में कम है। इसको बोलते हैं स्वरूप, कहाँ पर किस तरह से विकास हुआ है। केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश मानव विकास में आगे हैं, जबकि कुछ राज्य अभी भी पिछड़े हुए। मतलब मानव विकास का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो लोग पढ़ लिख करके तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं अच्छे से, तो उसको बोलते हैं मानव विकास। तो कई सारे क्षेत्र ऐसे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर बहुत लोग आगे हैं, मतलब विकास कर रहे हैं। जैसे मुंबई के लोग हो गए, दिल्ली के लोग हैं, वहाँ पर सारे लोग लगभग क्या है तो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, कुछ गरीब लोग भी रहते हैं वहीं पर बगल में। जबकि कुछ राज्य अभी भी क्या है तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे स्वरूप को समझ लिया। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रादेशिक असंतुलनों के प्रमुख कारण को, कि जो प्रादेशिक असंतुलन है, कहीं पर ज़्यादा विकास, कहीं पर कम विकास, इसके क्या क्या कारण है। आपने ऊपर अभी देखा कि कृषि के क्षेत्र में असमानता देखने को मिलता है, उद्योग के क्षेत्र में असमानता देखने को मिलता है, ठीक है, मानव विकास में असमानता देखने को मिलता है। तो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ असमानताएं हैं। तो इसकी क्या कारण है? प्रदेश के विकास में जो असंतुलन देखने को मिलता है, असमानताएं देखने को मिलते हैं, इसके क्या कारण है उस चीज को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो पहला जो कारण है वो है प्राकृतिक संसाधनों की असमान उपलब्धता। कहीं पर प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर इंपोर्ट हो रहा है, कहीं पर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है उसका असमान उपलब्धता के कारण भी क्या है तो विकास में असमानताएं देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कुछ क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि, जल और खनिज अधिक हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में इनका अभाव है। इसके ऐसे विकास की गति में अंतर उत्पन्न होता है। इससे जो विकास की गति है, कुछ क्षेत्र जल्दी विकास कर जाते हैं, कुछ क्षेत्र कम विकास होते हैं। तो ये भी इसका एक कारण है, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है भौगोलिक परिस्थितियों में भिन्नताएं। भौगोलिक परिस्थिति का मतलब कहीं पर जमीन, भौगोलिक मतलब क्या है, जमीन, ठीक है। तो जो भूगोल है वहाँ का, कि वहाँ पर जलवायु कैसा है, या फिर जो भी चीजें भौगोलिक है, जमीन कैसा है, तो ये जो भौगोलिक परिस्थितियां, इस पर भी निर्भर करता है कि वहाँ का विकास कैसा होगा। पर्वतीय, मरुस्थलीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में विकास कार्यों को लागू करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। जो समतल जमीन है, ठीक है, मतलब जहाँ पर पानी का अच्छा सुविधा है, जहाँ पर खनिज का अच्छा सुविधा है, वहाँ पर जो विकास है, क्षेत्रों का विकास करना आसान होता है। वहीं पर जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर विकास कार्यों को लागू करना बहुत ही कठिन होता है। इसके विपरीत मैदानों और तटीय क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियों में जो भिन्नता है ये भी एक कारण है प्रदेश के विकास में असमानताओं के। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है औपनिवेशिक नीतियों का प्रभाव। जो औपनिवेशिक नीतियां हैं उसका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। औपनिवेश मतलब जो हम लोग किसी न किसी जमाने में क्या थे तो अंग्रेजों का गुलाम रहे थे, तो उसी को बोलते हैं औपनिवेशिक। तो ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ चुनिंदा क्षेत्रों का विकास किया गया, जबकि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। स्वतंत्रता के बाद भी इस संतुलन का प्रभाव कई क्षेत्रों में बना रहा। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने अपने हिसाब से जहाँ भी उनको फायदा हो रहा था उन्होंने उस शहर को डेवलप किया है, ठीक है, उस शहर को आगे बढ़ाया, विकास किया है। और उसी शहर को जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसी शहर को और आगे लोग बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। जो हमारा सरकार आया वो भी उसी शहर पर निगरानी रखे, मतलब नजर रखे, और उसी शहर को और बढ़ाते रहे। जबकि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था उस पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। तो स्वतंत्रता के बाद भी इस संतुलन का प्रभाव कई क्षेत्रों में देखने को मिलता ही है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग इसके कारण को देखेंगे वो है आधारभूत संरचना की कमी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कमी के कारण भी असमानता देखने को मिलता है। जहाँ सड़क, रेल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं कम विकसित हैं, वहाँ विकास की गति धीमी है। अब जहाँ पर सड़क नहीं है, जहाँ पर बिजली नहीं है, जहाँ पर पानी नहीं, जहाँ पर शिक्षा नहीं, जहाँ पर स्वास्थ्य नहीं, वहाँ पर कोई उद्योग लगाना चाहेगा नहीं लगाना चाहेगा। वहाँ पर कोई रहना चाहेगा, आपको अगर बोल दे कि वहाँ पर शिक्षा अच्छा नहीं है, बिजली नहीं आता है, पानी नहीं है, परिवहन का सुविधा नहीं है, तो आप वहाँ पर रहना चाहेंगे नहीं रहना चाहेंगे।
तो जहाँ पर आधारभूत संरचना है वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पर इसका कमी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आधारभूत संरचना की कमी क्षेत्रीय पिछड़ापन का एक प्रमुख कारण है, तो ये भी एक कारण है। पांचों जो कारण यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो है औद्योगिक विकास का असमान वितरण। जो औद्योगिक विकास है मतलब जो उद्योग लगाए गए उसका असमान वितरण, कहीं पर लगातार उद्योग क्षेत्र है, कहीं पर बिल्कुल विरल है। तो ये जो असमान वितरण है वो भी एक कारण है क्षेत्रीय असमानताओं का। अधिकांश बड़े उद्योग कुछ विशेष राज्यों और शहरों में केंद्रित थे। इससे उन क्षेत्रों में रोजगार और आय बढ़ी, जबकि अन्य क्षेत्र विकास से वंचित रह गए। जबकि जो अन्य क्षेत्र वो विकास से वंचित रहे, क्योंकि जहाँ पर फैक्ट्री है, जहाँ पर उद्योग है, जहाँ पर रोजगार है, लोग वहीं पर काम करने के लिए जा रहे हैं, और जहाँ से जा रहे हैं उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इससे मान लीजिए यहाँ पर रोजगार है और आप लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जा रहे हैं काम करने के लिए, यहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कभी विकास हो सकता है? कभी नहीं होगा, नहीं हो सकता है। और यहाँ का जो क्षेत्र है वो और लगातार विकसित होता जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। छठा जो यहाँ पर हम इसके कारण को देखेंगे वो है निवेश में असमानता। लोग निवेश भी नहीं करना चाहते, जहाँ पर सुविधा नहीं वहाँ पर निवेश क्यों करेंगे लोग। सरकार और सरकारी और निजी निवेश सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ है। जिन क्षेत्रों में अधिक निवेश हुआ वहाँ विकास तेजी से हुआ, जबकि कम निवेश वाले क्षेत्र पिछड़ गए, ठीक है। और लोग निवेश ही वहाँ करते हैं जहाँ पर देखते हैं कि विकास हो रहा है। जहाँ पर सरकार भी तो वही निवेश करेगी जहाँ पर विकास हो रहा है। सरकार हालांकि उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देती है जहाँ पर पिछड़ापन है, जो क्षेत्र पिछड़ गए, लेकिन वो वहाँ पर जो पैसा आता है तो वो लोग वहीं पर खा लेते हैं उसको, डेवलपमेंट में कुछ नहीं लगता है। सातवां जहाँ पर हम लोग यहाँ पर कारण देखेंगे वो है शिक्षा एवं तकनीकी विकास में अंतर। शिक्षा और तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता विकास को प्रभावित करती है। जहाँ शिक्षित और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध है वहाँ विकास की गति अधिक होती है। जहाँ पर शिक्षा और तकनीकी विकास है वहाँ पर क्या होता है, तो आराम से डेवलपमेंट हो जाता है। अगला जो कारण है वो है जनसंख्या दबाव। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। इससे विकास की योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता। अगर जनसंख्या ज़्यादा रहेगा, 5 रोटी अगर 5 लोगों में बांटे तो एक एक हो सकता है, लेकिन वही 5 रोटी अगर 40 लोगों में बांटे तो क्या ही मिलेगा। तो उसी तरह से जनसंख्या दबाव अगर ज़्यादा हो जाएगा, संसाधन कम रहेंगे, तब भी उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। नौवां जो यहाँ पर हम लोग कारण को देखते हैं वो है प्रशासनिक एवं राजनीतिक कारण। प्रशासनिक और राजनीतिक कारण, यहाँ पर भी घुसखोर बैठा हुआ है, यहाँ पर भी घुसखोर बैठा हुआ है, तो दोनों जगह पर घुसखोरी हो रहा है, जिसके कारण भी क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि कई बार उचित नीतियों के अभाव, भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक कमजोरी के कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ जाती हैं। इससे क्या होता है, जो क्षेत्रीय असमानताएं वो बढ़ती हैं। तो भारत में जो प्रादेशिक विकास का स्वरूप है उसको हमने समझ लिया, और साथ में जो प्रादेशिक असंतुलन है उसके क्या प्रमुख कारण है, जो प्रदेश का असंतुलन है उसके क्या कारण, उस चीज को यहाँ पर हमने समझ लिया। लास्ट जो पॉइंट है वो है शहरीकरण का असमान प्रभाव। बड़े शहरों में उद्योग, व्यापार और सेवाएं केंद्रित होने के कारण विकास भी वहीं अधिक हुआ है। इसके कारण ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है। आज भी आप देखते होंगे कि आप कहाँ पर दुकान खोलना चाहते हैं अपना, जहाँ मार्केट है, जहाँ पर भीड़ भाड़ है, ठीक है। अगर आपको दिल्ली में मौका मिले तो आप आराम से दुकान खोल सकते हैं। अगर आपको मुंबई में मौका मिले तो आप आराम से दुकान खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहे कि किसी गांव में जाकर के होलसेल का दुकान खोल दीजिए तो नहीं चलेगा। अगर बोलेगा कि गांव में जाकर फैक्ट्री खोल दीजिए तो नहीं चलेगा, क्योंकि कच्चा माल वहाँ पर लाना है, सामान वहाँ पर लाना है, ये व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसी कारण लोग वहीं पर अपना दुकान या फिर उद्योग खोलते हैं जहाँ पर सब चीज़ का व्यवस्था होता है, जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मतलब लाया जा सकता है, और जो उत्पाद बनेगा उसको बाजार तक पहुँचाया जा सकता है। साथ में वहाँ पर जो मानव संसाधन है वो भी जरूरत है, जल का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। तो जो शहरीकरण हुआ है, मतलब जो क्षेत्र पहले से डेवलप हुआ है, लोग वहीं पर जाना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत में प्रादेशिक विकास का स्वरूप असमान और असंतुलित रहा है, मतलब कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम रहा है। औद्योगिक, कृषि, शैक्षिक तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास में क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। तो आधारभूत संरचनाओं का सुविधा हो, इन सब चीज़ों में क्या है, तो क्षेत्रों के बीच जो असमानताएं हैं, अंतर है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्राकृतिक संसाधनों की असमानता, भौगोलिक परिस्थितियां, औपनिवेशिक विरासत, निवेश की कमी, आधारभूत संरचना का अभाव तथा प्रशासनिक कारण प्रादेशिक असंतुलनों के प्रमुख कारण हैं। ये सब जो है, सब जो प्रादेशिक असंतुलन है उसके प्रमुख कारण है। इसलिए संतुलित राष्ट्रीय विकास के लिए पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना आवश्यक है। अगर संतुलित राष्ट्रीय विकास चाहिए तो जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो विकसित नहीं हो पा रहे, उन पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के क्या है, तो बिना असमानताओं वाला क्षेत्र विकसित हो सकता है, जहाँ पर कोई भी असंतुलन ना हो, कोई भी असमानताएं ना हो। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।
ये वीडियो भी अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना बोले वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।